हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम सितंबर मंथली का जो करंट अफेयर है इसे आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। श्री योजना जिसकी फुल फॉर्म बनती है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसके तहत पूरे भारत में लगभग 15,000, एग्जैक्ट आंकड़ा 14,500 स्कूलों का है, जिसमें पुराने स्कूलों को अपग्रेड इसमें किया जाना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 41वें प्रश्न से कि भारत का पहला बायो विलेज किस राज्य ने डिजाइन किया है। रिसेंटली पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, इसके द्वारा भारत का पहला बायो विलेज, जिसका नाम होगा दासपारा दासपारा गांव को भारत का पहला जैव ग्राम या बायो विलेज के रूप में इसे डेवलप किया गया है। तो इसके तहत मतलब राज्य सरकार द्वारा विकसित ये जो बायो विलेज है, इसकी अवधारणा बायो विलेज 2.0 की अवधारणा को सतत विकास, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य इन्हें प्राप्त करने के लिए मान्यता दी गई है। इसके सर्वोत्तम तरीकों में इसे आगे रखा गया है और दासपारा बायो विलेज को ऐसे गांव के रूप में विकसित किया गया है जिसमें कि 64 परिवार पूरी तरह से जैविक खेती और मछली पालने पर आधारित हैं। वैसे जैविक खेती का डिस्कशन आया है तो मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर मतलब ये 7 बहनों में तो नहीं आता, लेकिन ये पूर्वी भारत की तरफ ही आएगा। जो सिक्किम है, जैविक खेती लागू करने वाला, मैं स्पष्ट लिख देती हूँ, जैविक खेती लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये सिक्किम है। लेकिन पहला यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछा जाए तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। असम ये भी पूर्वी भारत का राज्य है, जहां भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा रखी गई। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और एचडीएफसी बैंक के द्वारा पहला ऑल वुमन ब्रांच है जो कि ये केरल में ही ओपन किया गया है। तो अदर ऑप्शन से भी ये बाकी करंट के फैक्ट आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? तो दिल्ली में जो राजपथ है ना, जिसकी आप इमेज देख रहे हैं, इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। मतलब कि राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक फैला ये जो सेंट्रल विस्टा लॉन है ना, इसी का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया गया है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्स वे के नाम से जाना जाता था और राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की परेड है ना, इसी सड़क पर आयोजित की जाती है। अच्छा, गणतंत्र दिवस परेड का डिस्कशन आया है तो अभी तो 2023 की जनवरी आनी बाकी है। मैं आपको बता दूं 2022 और 2021 इन दोनों में ही जो सर्वश्रेष्ठ झांकी, मतलब हर राज्य की झांकी इस पथ से निकलती है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी है ना, ये उत्तर प्रदेश को ही मिला है। 2021 के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला, सॉरी 2021 के लिए अयोध्या राम मंदिर के लिए और 2022 के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को। हाल ही में बदले गए नामों को हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले अदर ऑप्शन के हम बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण कल्याण सिंह, इनका निधन हुआ, जिसके बाद इनके सम्मान में अयोध्या में राम मंदिर जाने वाला जो मार्ग है इन्हीं के नाम पर रखा गया अटल पथ। अटल पथ, अटल पथ का डिस्कशन, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल जी के नाम पर रखा गया था। हालांकि अटल जी के नाम पर ही नया रायपुर का नाम अटल नगर किया गया है। मोदी रोड, तो देखिए एक सिक्किम में ना एक जो रोड थी, इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अब जो चीजें मैंने लिख रखी है, जैसे कि कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी, होशंगाबाद कहाँ मध्य प्रदेश में, जिसका नाम नर्मदापुरम। अंडमान निकोबार में 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं, रॉस द्वीप का नाम बोस द्वीप, स्वराज द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा, और दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कर्नाटक में हुबली, देखिए हुगली लिखा होता तो वो पश्चिम बंगाल से आप रिलेट करते। हुबली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, इसका नाम श्री सिद्धि स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। G20 देशों की जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन रहा, कहाँ आयोजित हुआ? तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ भाई कि G20 2022 ये इंडोनेशिया आयोजित कर रहा है, तो इसमें रक्षा मंत्री से विदेश मंत्री सभी की बैठक यही होस्ट करेगा। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का ये समिट है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इस बार की जो थीम है ना, रिकवरी, री इमेजिन एंड रिबिल्ड स्ट्रॉन्गर। आप मैप में देख सकते हैं, ये सभी मेंबर कंट्री है इसकी, और भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये याद रखेंगे। जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12वीं बैठक आयोजित की गई।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 और जो नेक्स्ट टाइम ओलंपिक के लिए जो समिति की जो बैठक होगी, ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश का पहला देश कौन बना है? रिसेंटली जो चाइना है ना, चाइना है जो कि सूंघने वाली वैक्सीन की तैयारी इसने कर ली है। सांस के माध्यम से नीडल फ्री वैक्सीन देने वाला ये पहला देश बन गया है। चाइना की लोकेशन आप देख सकती हैं इंडिया के मैप में। ये पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है और एरिया वाइज एशिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। इसकी कैपिटल हो जाएगी बीजिंग, जहां संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। रेनमिनवी करेंसी हो जाएगी। सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और एक एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड, जो कि भारत और चाइना के बीच में आयोजित की जाती है। अब देखिए वैक्सीन की बात की जा रही है, तो वैसे यदि आप रिलेट करोगे तो दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन ये बनाने वाला पहला देश कनाडा था, जबकि डीएनए आधारित वैक्सीन बनाने वाला पहला देश भारत था। कनाडा और भारत मैंने एक साथ कह दिए क्या? फिर से कह देती हूँ। दुनिया की पहली पौधे से बनी वैक्सीन कोरोना की कनाडा ने बनाई थी। पहली डीएनए वैक्सीन जिसका नाम जायकोवी था, भारत ने बनाया था। और साउथ कोरिया ने भी अपनी पहली स्वदेश निर्मित वैक्सीन डेवलप कर ली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हालांकि एक सिनोफार्म करके है, ये चाइना की है। कोवैक्सीन कोविशील्ड भारत की है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल साझाकरण समझौता किया है? अभी पिछले ही महीने, अभी हम सितंबर का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो सितंबर महीने में ही 4 दिन के भारत दौरे पर आई थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच में कुसियारा रिवर को लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 1996 में गंगा जल संधि के बाद ये इस तरह का पहला समझौता है जो कि दोनों देशों के बीच में देखने को मिला है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी आयोजित की गई। बांग्लादेश ये 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद अस्तित्व में आया था। इसकी राजधानी ढाका, करेंसी टका है। संप्रति एक्सरसाइज है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। इसी बांग्लादेश का ना एक पोर्ट है यहाँ, चट्टोग्राम पोर्ट, इसके इस्तेमाल को लेकर के इसने भारत को मंजूरी दे दी है। यूके के साथ भारत की कौन सी डील है? देखिए यूके है ना, ये ऐसी कंट्री बनने जा रही है जो कि 2030 से पेट्रोल डीजल कारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। फाइनेंशियली हेल्प बहुत कर चुका है भारत की से अपने पड़ोसी श्रीलंका को। जर्मनी, ये G7 समिट है जो कि ना इस साल की, ये जर्मनी होस्ट करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है? रिसेंटली एनजीटी का ये कहना है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है, ये अपशिष्ट का प्रबंधन करने में अभी समर्थ नहीं है, ये अक्षम है, जिसके कारण इस पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना है जो कि लगा दिया गया है। एनजीटी पैनल ने ये कहा है कि राज्य सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने में अपनी प्राथमिकता नहीं दिखा पाई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल पहले जगदीप धनखड़ थे, लेकिन अब वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो अब यहाँ के उपराज्यपाल नहीं, राज्यपाल, राज्यपाल का प्रभार संभाल रहे मणिपुर के राज्यपाल लागरीशन। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में ही पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया गया। उड़ीसा, इसे एमएसएमई सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिल चुका है। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में टॉप पर है। अगला प्रश्न है, मुस्तफिजुर रहीम ने T20 से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने अभी हाल ही में T20 से संन्यास ले लिया है। श्रीलंका से यदि आप खिलाड़ी रिलेट करोगे तो लसिथ मलिंगा ने भी संन्यास लिया है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। शेन वॉर्न, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। इंग्लैंड के मोइन अली ने भी टेस्ट से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर था? मानव विकास सूचकांक जो रिलीज किया गया है, इसमें भारत को 132वां स्थान मिला है। पिछले साल 2020 में 131 में था, अभी 132 स्थान पर आ गया है। इसमें कुछ पैरामीटर जैसे कि औसत आयु, किसी देश में व्यक्ति की औसत आयु कितनी, यानी कितना जीता है, शिक्षा का क्या स्तर है, और आय को प्रमुख आधार मानकर ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसमें ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है और लास्ट में इसमें साउथ सूडान रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क तो टॉप पर है, लेकिन इसमें अंतिम
सबसे अंतिम देश 180 देशों में 180 स्थान पर भारत रहा है। फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें टॉप पर नॉर्वे, भारत 150 स्थान पर है। फिर शांति की यदि मैं बात करूं और जेंडर इक्वालिटी की बात करूं तो इसमें भारत 135वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ? रिसेंटली ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है 96 वर्ष की आयु में। इसके बाद से प्रिंस चार्ल्स जो है ना, ये इनका प्रभार संभाल रहे हैं, मतलब यहाँ के किंग बनाए गए हैं। ये ब्रिटेन की सत्ता संभालने वाली सबसे उम्र दराज महिला भी है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये ब्रिटेन का है, यूके का आप कह सकते हैं। इसकी कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला जो दुनिया का पहला देश है ये ब्रिटेन ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? रिसेंटली देखिए वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर, इन सभी को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, जिसमें कि तेलंगाना का है वारंगल और केरल के दो शहर है त्रिशूर और नीलांबुर। ये भारतीय शहर 44 देशों के 77 शहरों का हिस्सा है, जिनके आधार पर ये सूची यूनेस्को ने तैयार की है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। ऑद्रे अजौले ये हो जाएंगे यूनिसेफ नहीं, यूनेस्को के महानिदेशक। और यूनेस्को की जो गुडविल एम्बेसडर है ना, ये कौन बनाई गई है? जापान की नाओमी कावासे। अगले प्रश्न की तरफ चले, कौन सा भारतीय राज्य है जो कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? इसमें से देखिए जो ओडिशा है ना, 2023 में जनवरी के महीने से हॉकी मेंस वर्ल्ड कप इसे होस्ट करने जा रहा है। तो 20,000 क्षमता वाला जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसका उद्घाटन राउरकेला में किया गया, राउरकेला में जिसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किया गया है, यहाँ ये आयोजित किया जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जिन्हें कैपिटल फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ सिमलीपाल भीतरकनिका प्रमुख नेशनल पार्क है। यहाँ पे ना भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और कलिंगा स्टेडियम है। संबलपुर के पास ही जो हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ भारत का सबसे बड़ा नदी बांध है। एमएसएमई सेक्टर में उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड है जो कि मिल चुका है। दिल्ली इसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन होस्ट किया था, जबकि चौथा एडिशन किसने होस्ट किया? हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा पानी पी लूं मैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा का अनावरण किया। यह 28 फीट ऊंची है और ग्रेफाइट से बनाई गई है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कुछ बनने वाले जीके के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जैसे कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हरिपुरा अधिवेशन ये इन्हीं की अगुवाई में 1938 में हुआ। पराक्रम दिवस इन्हीं के सम्मान में 23 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया स्ट्रगल किताब इन्हीं से रिलेटेड है। और नेताजी अवार्ड 2022 ये शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री गोली मार करके जिनकी हत्या कर दी गई थी, ये इन्हें मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये व्यक्तिगत कैटेगरी में विनोद शर्मा ने जीता है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा, एकता की अलग है, माफ कीजिए समानता, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की प्रतिमा हैदराबाद में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो ये गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा है वो। वाराणसी में इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। और अहमदाबाद में क्या उद्घाटन किया है इन्होंने? भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने वाले के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा, इन्होंने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है अवर ग्रेट नेशंस पार्क,
इसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इसमें इन्होंने अपनी आवाज दी थी, जिसके लिए इन्होंने एमी अवार्ड जीता है। एमी अवार्ड जीतने वाले ये दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। पहले ये अवार्ड ड्वाइट आइजनहॉर ये जीत चुके हैं। ठीक है। इनकी एक किताब है प्रॉमिस लैंड, ये एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, याद रखेंगे। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, और हर बार की थीम भी रहती है। थीम इस बार की थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में 2 सितंबर को नारियल दिवस और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये वंशिका परमार ने जीत लिया है। अब मिस अर्थ प्रतियोगिता जो वर्ल्ड वाइड रहेगी, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। मैंने कुछ चीजें आपको पहले भी बता रखी है, जैसे कि मिस डीवा यूनिवर्स देविता राय ने जीता, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल, मिस इंडिया यूएसए आर्या वार्लवेकर, मिस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह, और फेमिना मिस इंडिया ये याद रखेंगे, मिस इंडिया इस बार की शिनी शेट्टी। भारत में क्षय रोग यानी टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत किसने की है? रिसेंटली जो द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ओवरऑल हम देखें तो 15वीं राष्ट्रपति, और ओवरऑल देखें तो प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की ताकि भारत को जो लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना, इसे अचीव किया जा सके। टीबी जो कि एक संक्रामक रोग है, संक्रामक यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, और नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि मंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश नहीं, बांग्लादेश का जो खुलना है ना, रामपाल खुलना, खुलना में ये स्थापित किया गया है। 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयले से चलने वाला ये थर्मल पावर प्लांट है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ की शेख हसीना, भारत के दौरे पर थी, तो संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है शेख हसीना और पीएम मोदी के द्वारा। तो ये जो परियोजना भारत के रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। अच्छा, ढाका ना ये नॉइस पोल्यूशन यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ये रिपोर्ट कहती है भाई ये कहाँ, ये ढाका में ही दर्ज किया गया है। चटगांव यानी कि चट्टोग्राम भी आप कह सकते हैं, चटगांव पोर्ट है एक यहीं पर है, जिसके इस्तेमाल को लेकर के अभी हाल ही में बांग्लादेश ने मंजूरी दे दी है भारत को। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? रिसेंटली जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीत ली है फाइनल्स में, जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ। इसमें नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ ये खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। पीआर श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं, और ये अवार्ड पाने वाले ये रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स प्लस टोक्यो, इन दोनों में ही भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। पीआर श्रीजेश ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगी, और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगी। इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। अगला प्रश्न है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने किस नदी पर गयाजी नाम का भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली इन्होंने फल्गु नदी पर, ये जो बिहार का सबसे बड़ा रबर बांध है, इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि 411 मीटर लंबा है और 324 करोड़ के अनुमानित लागत से ये बनाया गया है। साबरमती नदी चर्चे में थी क्योंकि इसी नदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। महानदी, इस पर ही बना आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध। कुशियारी रिवर को लेकर के इंडिया बांग्लादेश के बीच में समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? रिसेंटली जो वोल्कर टर्क है ना, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस स्थापना 1945, हेडक्वार्टर
न्यूयॉर्क में टोटल मेंबर कंट्री है 193। 193rd मेंबर कंट्री साउथ सूडान, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, जो कि अभी 3 दिन के भारत के दौरे पर भी थे। यूनाइटेड नेशन में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है ये रुचिरा कंबोज बनाई गई हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये यूनाइटेड नेशन के प्रमुख हैं, जबकि यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर है जापान की नाओमी कावासे। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर को गूगल डूडल ने भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मनाई है। ये किस कला रूप से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका ये एक प्रसिद्ध गीतकार, अभिनेता, गायक, फिल्म निर्माता ये थे और ये असम राज्य से संबंधित थे। इनका 8 सितंबर को 96वीं जयंती मनाई गई और इसी मौके पर गूगल डूडल ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। अच्छा, भूपेन हजारिका से आप लोगों को कुछ याद आ गया होगा। 2019 में भारत रत्न जिन 3 व्यक्तियों को दिया गया था ना, भारत रत्न, इन 3 में भूपेन हजारिका का भी नाम शामिल था। एक तो भूपेन हजारिका थे, दूसरे थे प्रणब मुखर्जी भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ये, और तीसरे नानाजी देशमुख। ठीक है। अगला प्रश्न, रामचंद्र मांझी जिनका भी हाल ही में 7 सितंबर को निधन हुआ, किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो ये भोजपुरी लोक नृत्य से संबंधित थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। 2017 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी और 2021 में इन्हें भारत के चौथे सिविलियन ऑनर पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। एक प्रमुख अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का भी निधन हुआ। 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता कितम नंबूतरी का निधन हुआ। और फिल्म जगत में यदि आप रिलेट करोगे तो सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, इन सभी का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की गई है? अच्छा, स्कूल टाइम में आप लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर पढ़ी होगी। इसका डायग्राम बनाने के लिए आता था 5 नंबर में, वो भी आप लोगों ने डेफिनेटली बनाया होगा। तो वर्षा का जो पानी होता है ना, इसका जल संचयन करने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा छाता नाम से ये योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 सालों में लगभग यदि मैं कहूँ तो 370-375 करोड़ लीटर पानी का स्टोरेज है जो कि इसमें किया जाएगा। और छत छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु था। अब ओडिशा में पहल शुरू की जा रही है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। ओडिशा के फैक्ट अभी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। केरल से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एक योजना यहाँ से भी रिलेट कर लो, वन स्कूल वन IAS योजना केरल की है। तमिलनाडु से आप ये रिलेट कर सकते हो, फ्री में नाश्ता यानी कि फ्री ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। और मेघालय की गारो खासी जयंती या पहाड़ियां आपको याद होंगी ही। रणजी ट्रॉफी का डिस्कशन आया है, किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, जो कि अभी हाल ही में किसने जीत ली है? मध्य प्रदेश ने जीती है। 2021-22 वाली तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली 2020-21 की जीती थी। अभी 2021-22 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ना ये मुंबई में जीती। ये करंट अफेयर तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सितंबर का, लेकिन यदि आप नवंबर में आएंगे ना तो नवंबर में ये न्यूज आ चुकी है भाई कि ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये हिमाचल को हरा करके मुंबई ने जीती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा सिक्किम, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा लेकिन जो फैक्ट बताए हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, ये नहीं पूछा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती। यदि पूछा जाता किसने जीती तब मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन ये है कि रणजी ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? पहली बार इसकी मेजबानी करेगा सिक्किम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद हो जाएंगे। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य ये सिक्किम ही हो जाएगा। ओडिशा क्या होस्ट कर रहा है? हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, ये बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, ये कहते किसे हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में जो सड़क और सड़क के अगल बगल जो इलाके हैं ना, इसे ही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहा जाता है। किंग्स वे के नाम से ये सड़क बनी थी। किंग्स वी किंग्स पंचम के नाम पर ये सड़क बनी थी। द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं।
अगला प्रश्न, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो फॉर्च्यून के अनुसार देखिए भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ये गौतम अडानी थे और ये दुनिया के टॉप 3 अमीर व्यक्तियों में भी शामिल हो चुके हैं। ठीक है। रतन टाटा जी, इन्हें असम के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर असम वैभव से सम्मानित किया जा चुका है। एक शिव नाडार का नाम भी आप याद रखेंगे, एचसीएल के संस्थापक हैं। सबसे बड़े दानी वही बने इस साल के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऐसे प्रश्न इसलिए मैं आप लोगों के लिए रखती हूँ क्योंकि ना क्रिकेट से रिलेटेड किसी खिलाड़ी का नाम या उससे कंट्री पूछी जाए तो वन लाइनर फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। एरन फिंच या ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। बांग्लादेश का एक मुस्तफिजुर रहमीम बताई हूँ आपको, लसित मलिंगा श्रीलंका का, और भारत के सुरेश रैना आप रिलेट कर सकते हो जिन्होंने संन्यास लिया है। 68 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में चीता पुनरुत्पादन परियोजना का उद्घाटन करेंगे? करेंगे नहीं, ये एक्चुअल में कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है, आप यदि ये वाला क्षेत्र देखेंगे, श्योपुर, श्योपुर में स्थित है कुनो नेशनल पार्क। यहाँ नामीबिया से 8 चीते को लाया जा रहा है और यहाँ बसाया जा रहा है। अफ्रीका चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया। अगले 3-4 सालों में सरकार 50 अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की योजना बना रही है। आईयूसीएन के तहत चीता है ना जो, ये असुरक्षित माना गया है और इसका नाम क्या है? एसिनो जुबटस है। दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर है ये, और ये अफ्रीका और ईरान का मूल निवासी माना जाता है। अभी मैंने कहा आईयूसीएन के द्वारा ये जो रेड डेटा लिस्ट रिलीज की जाती है, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि स्थापना इसकी 5 अक्टूबर 1948 में की गई थी। अब मध्य प्रदेश के कुछ फैक्टर हम डिस्कस करें, जैसे कि रिसेंटली ना इसमें लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये लॉन्च कर दिया गया। नवंबर में लॉन्च किया गया, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। गुजरात में जो भावनगर है, भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी है। और उत्तराखंड में इन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ये किस राज्य में गगन स्ट्राइक में भाग ले रही? तो ये पंजाब में जो गगन स्ट्राइक हो रही है, हरियाणा में पंजाब के इलाकों और हरियाणा में अंबाला की सीमा पर 4 दिनों तक चलने वाले इस गगन स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया है। पंजाब 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अमृतसर में ही है गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। गुरु रामदास ने इसका काम शुरू कराया और कंप्लीट कराया था अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न, 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो बीबी लाल ये एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि प्रसिद्ध पुरातात्विद थे। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर रहे थे। और बाबरी माफ कीजिएगा, बाबरी मस्जिद के नीचे जो राम मंदिर के अवशेष है ना, ये बीबी लाल ने ही खोजे थे। और राजस्थान में जो, अच्छा कालीबंगा, यहाँ जो फैक्ट लिखा हुआ, कालीबंगा का क्या मतलब है? आप लोगों ने लूसेंट पढ़ी होगी तो, काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा की खोज इन्होंने 1953 में की थी, बीबी लाल और बीके थापर दोनों के द्वारा। ये है कहाँ? तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, इसमें घग्घर नदी के किनारे ये स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? मेल कैटेगरी में मैं बात करूं तो श्रीलंका जीता है, फीमेल कैटेगरी में भारत जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जीता है। इंडिया का मैं बता ही चुकी हूँ, एशिया कप 2022। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें प्लेयर ऑफ द मैच भानुका राजपक्षे और प्लेयर ऑफ द सीरीज वानुदा हसरंगा रहे। एशिया कप ये 1983 से आयोजित किया जा रहा है। पहली बार ये यूएई में ही आयोजित किया गया था, इस बार भी यही आयोजित किया गया। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां लिखी हुई हैं, जैसे थर्ड मैन, ट्वेल्थ मैन, वाइड बॉल, यॉर्कर, सीम, बाउंसर, गुगली, ये सभी। तो इस बार जो एशिया कप रहा ना पुरुषों का, इसका 15वां संस्करण था, जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय किस देश के अगले सम्राट घोषित किए गए हैं? रिसेंटली देखिए, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इनके निधन के बाद अब ये ब्रिटेन के अगले सम्राट घोषित किए गए हैं।
और ब्रिटेन के बारे में हम लोगों ने मैप के थ्रू देख ही लिया है। एलिजाबेथ बोर्न ये फ्रांस की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? दिनेश गुणवर्धने। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री तो रणल विक्रमसिंघे हैं, राष्ट्रपति दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है? रिसेंटली जो एचडीएफसी है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी तरीके से जुड़े जो भी आपके दस्तावेज होंगे, जो पेपर फॉर्मेट में होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी, सभी काम डिजिटली हो सकेगा। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन हो जाएंगे। संदीप बख्शी तो आईसीआईसी के हो जाएंगे। दिनेश कुमार खारा पीएन एसबीआई के चेयरमैन है। और अतुल कुमार गोयल पीएनबी के एमडी सीईओ, जो कि अब इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बने हैं। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये हरियाणा में बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा की राखी गढ़ी में ये स्थापित होने जा रहा है। हरियाणा के कुछ फैक्ट यदि हम डिस्कस करें, मैप तो नहीं ऐड कर पाई हूँ। हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी दोनों की ही चंडीगढ़ हो जाएगी। और हरियाणा में आप रिलेट करोगे तो ग्रेन एटीएम बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है ना, ये दोनों ही बनेगा। कहाँ? गुरुग्राम में। नीति आयोग ने रिसेंटली जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिलीज किया था, पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये 2021-22 वाला, इसमें टॉप पर हरियाणा है, पिछले वाले में केरल टॉप पर था। सबसे बड़े की बात की जा रही है तो गुजरात में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। राजस्थान में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। मध्य प्रदेश में जानवरों के लिए सबसे बड़ा अंडरपास है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 70A के तहत 3 युद्धपोत लॉन्च किए गए, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तारागिरी। अब देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ प्रोजेक्ट 17A की बात की जा रही है ना। वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। प्रोजेक्ट 15B, ये सरफेस टू एयर वाली मिसाइलों को इसमें शामिल किया गया था ना। सरफेस टू एयर युद्धपोत मतलब आप कह सकते हैं। तो इसमें ना प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 इसमें शामिल थे जो युद्धपोत थे। एक तो विशाखापट्टनम, फिर इसमें दूसरा मारमुगाव, फिर इसमें तीसरा था इम्फाल, चौथा था सूरत। अब आपको कुछ याद आ गया होगा, एनडीए के आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सूरत और उदयगिरी क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था ना अभी रिसेंटली। सूरत और उदयगिरी ये युद्धपोत हो जाएंगे। लेकिन ये जो सूरत है, प्रोजेक्ट 17 नहीं 15B के तहत डेवलप है। एक प्रोजेक्ट 75 आप लोगों ने पढ़ा होगा, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है। ट्रिक मैंने आपको याद कराई थी, कलवरी, करंज, कंडेरी, वागीर, वगशीर वाला, ये 6 इसके तहत हो गई। अब 17A की बात की जा रही है। इसके तहत जो पहला युद्धपोत शामिल किया गया 17A में, इसका नाम था नीलगिरी। जो दूसरा है इसका नाम है उदयगिरी। और जो तीसरा है यह है तारागिरी। 17A में 3 युद्धपोत याद रखेंगे, मिलता जुलता नाम है, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, सब में लास्ट में गिरी गिरी आ रहा है। 75 में, प्रोजेक्ट 75 में 3K से 3V से, यानी कि क्या, कलवरी, करंज, कंडेरी, वागीर, वगशीर वाला। 15B नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस मैंने दोनों को अलग करने के लिए बता दिया है। तो मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 17A का तीसरा युद्धपोत, जिसका नाम है तारागिरी, इसका शुभारंभ किया गया है। इसका वजन 3510 टन है, जो कि भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन है, जो कि ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। स्वदेश में डिजाइन किया गया। ये सतह से सतह वॉर करने वाला सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस है। अगला प्रश्न है, एससीओ 2022 ये कहाँ आयोजित होगा? तो उज्बेकिस्तान में
एससीओ की जो समिट है ना उज्बेकिस्तान का समरकंद, यहाँ आयोजित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए दौरा भी किए थे उज्बेकिस्तान का। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और झांग मिंग प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव हैं। वर्तमान में 8 इसके सदस्य हैं, जिसका हिस्सा भारत भी है। हालांकि भारत पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए थे। देखिए, उज्बेकिस्तान ना ये कैस्पियन सी से सीमा साझा नहीं करता। ये कंफ्यूज करने वाला सवाल एग्जाम का पार्ट बनता है। कृति की ट्रिक याद रख लो आप। कृति है जो कि KRATI। ये 5 कंट्रीज जो कि कैस्पियन सी सीमा साझा करते हैं। K फॉर कजाकिस्तान, R फॉर रशिया, A फॉर अजरबैजान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान और I फॉर ईरान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने खुद को परमाणु हथियारों से लैस घोषित किया है? इसमें से जो उत्तर कोरिया है, इसने खुद को परमाणु हथियारों से लैस घोषित कर दिया है। मतलब कि इसने ये कह दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि उनका देश कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं छोड़ेगा। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन हो जाएगी, जबकि साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल करेंसी साउथ कोरियन वॉन। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में एक लाइन है जिसे आप 38 पैरेलल लाइन 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नागालैंड में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड के कोहिमा जिले में आयोजित किया गया था। ऐसा ये केबीसी का सवाल बना था जहां तक मुझे याद है इस फेस्टिवल से रिलेटेड। तो नागा मिर्च या राजा मिर्च ये नागालैंड की स्वदेशी फसल है। बड़े पैमाने पर ये इस क्षेत्र में उगाई जाती है। इसे 2008 में जीआई टैग मिल चुका है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। फिर उत्तर भारत का राज्य है। असम में बिहू फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो। ओडिशा में एक जगन्नाथ जी की जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा नुआखाई फेस्टिवल और ओणम आप रिलेट कर सकते हो केरल से। अगला प्रश्न है, अमेरिका में 9/11 हमले की कौन सी बरसी मनाई गई? 9/11 हमला, इसकी अभी रिसेंटली 100 नहीं 21वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर 2021 को यहाँ का जो पेंटागन है ना, यहाँ जो हमला हुआ था, इसकी 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी सितंबर के महीने में। तो इसकी बरसी मनाई गई है 21वीं बरसी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये पेंटागन हमले के बारे में बताया था, 3000 से अधिक लोग जिसमें मारे गए थे। अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन को जैसा लिखा हुआ है कौन सी बरसी मनाई गई, तो 21वीं मनाई गई है। विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को, जबकि यहाँ गलत लिखा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में जो हम मनाते हैं 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। मैं मॉडिफाई कर दूंगी। 8 सितंबर साक्षरता दिवस, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो जाएगा। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राज्य की भाषा चुना गया था। कितने 82 क्वेश्चन हैं। चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की घोषणा की गई है? न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पोलियो पर आपातकाल की स्थिति है जो कि लागू की गई है। अच्छा, न्यूयॉर्क में ही ना ये मतलब ऐसी घोषणा हुई कि नेक्स्ट ईयर से 2023 से यहाँ दिवाली पर अवकाश हुआ करेगा। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया है। राइट आंसर इसका गौतम अडानी ही हो जाएगा। तो आप लोगों के यहाँ से 82 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द लाऊंगी। इसमें हम लोग देखते हैं 100 से ऊपर ही है, 150 क्वेश्चन लगभग पहुंचेंगे। सितंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे क्योंकि इसलिए ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।